जब जमाना जवान था और रातें चिरागों की लौ की तरह लंबी, तब डेक्कन के एक हरे भरे इलाके में एक बादशाह शासन करता था, जिसका नाम राब के साथ जुड़ा था और प्रजा की दुआएं भी। मगर सच यह है कि उसके दिल में एक छिपा हुआ घाव था। उसे अपनी बुद्धि पर घमंड था, और घमंड के साथ एक पुरानी बीमारी भी। आदमी दूसरों की सलाह को तुच्छ समझने लगता। बादशाह के दरबार में एक मंत्री था, जो कम बोलता और अधिक तौलता, और एक दरवेश सुलूक काजी था, जो फैसले से पहले चेहरों की बजाय नीयत देखता। मगर बादशाह को अपने सिक्के के खोटे होने का गुमान तक न था। एक दिन अकाल के संकेत दिखाई दिए, बारिश ने रुख मोड़ा, अनाज महंगा हुआ, और बाजार में शोर उठा कि खजांची भंडारियों के साथ मिलकर दाम बढ़ा रहा है। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया कि जो बोले उसे कोड़े लगेंगे। यही वह लम्हा था जब न्याय की नींव में पहली दरार पड़ गई। उसी रात शहर के बाहर खंडहरों में एक भूरा गीदड़ रहता था, दुबला पतला, मगर आंखों में चमक और चाल में होशियारी। वह कूड़ेदान और शिकार की जगहों के पास भटकता, कभी हड्डी, कभी सूखी रोटी, कभी किसी यात्री की गठड़ी से गिरी चीज उठाता। और उसने जीवन का सिद्धांत समझ लिया था, ताकत का मुकाबला ताकत से नहीं, समय से किया जाता है। इसी बीच बादशाह ने शिकार का शौक पाल लिया। खुद को शेर दिल कहता, मगर असल में शिकार उसे श्रेष्ठता साबित करने का बहाना देता था। एक सुबह बादशाह अपने खास सवारों के साथ जंगल की ओर निकला, और जंगल ने रास्ते बदल दिए, निशान मिटा दिए, घमंड के घोड़े को थका दिया। बादशाह अपने सेना से बिछड़ गया, घोड़ा ठोकर खाकर गिरा, और वह जख्मों सहित नाले के किनारे पड़ा। भूरा गीदड़ वहां आया, खून की बू पाई और सोचता, अगर खा लिया तो पेट भरेगा, अगर बचाया तो कई पेट भर सकूं। वह पास आया, मगर बादशाह ने पत्थर उठाया। गीदड़ 2 कदम पीछे हटकर बोला, बादशाह सलामत, मैं आपका मांस नहीं, आपका घमंड खाने आया हूं। अगर चाहें तो पानी तक ले जाऊं। बदले में वादा चाहिए कि आप सिंहासन पर लौटकर प्रजा की आवाज दबाएंगे नहीं। बादशाह ने आधी बेहोशी में हाँ की। गीदड़ ने उसे नाले तक घसीटकर पानी पिलाया, फिर टीले पर ले जाकर ऐसी चीख मारी कि जंगल और सिपाही गूंज गए। बादशाह को मिल गया, दरबार सज गया। मगर बादशाह फिर वही हुक्म देने लगा कि राज्य के खिलाफ बोलने वाला बागी है, और गीदड़ जंगल में हंसता रहा। कुछ दिन बाद गीदड़ ने देखा कि गोदामों में अनाज सड़ा है, बाजार में महंगा। उसने बादशाह को दिखाने की ठानी। वह शिकारगाह के पास लंगड़ाता, झाड़ी में छिपा, और बादशाह को घुमा फिराकर गोदामों तक ले गया। बादशाह ने देखा अनाज सड़ा, चूहों के बिल, बदबू, और खजांची ने सफाई दी। कुछ नुकसान तो होता है, गीदड़ बोला। नुकसान बोरियों का नहीं, दुआओं का है। जब प्रजा भूखी और गोदाम भरे हों, समझ लीजिए नींव में दीमक लग गई। बादशाह चौंका, और इस बार कुछ दरबारी भी सुने। बादशाह ने गुस्से में कहा, तो सामने बोलता है? गीदड़ ने सिर झुकाया, आपने जंगल में कहा था सच को कोड़े नहीं। अब अगर आप वादा तोड़ेंगे तो प्रजा की वफादारी भी टूट जाएगी। यह सुनकर बादशाह ने पहली बार खुद को इंसान समझा। उसने आदेश दिया कि गोदाम की निगरानी बदले जाए, सड़ा अनाज निकालकर जानवरों को दिया जाए, अच्छी बोरियां सस्ते दाम पर बाजार में उतारी जाए, और भंडारियों के नाम काजी के सामने पेश किए जाएं। मंत्री ने कहा, लोग नाराज होंगे। बादशाह बोला, अगर सच कठोर है तो उसे नरम करने की कोशिश में झूठ फैलता है। उसी दिन उसने नया कानून बनाया कि हर शुक्रवार को महल के दरवाजे पर अर्जी बॉक्स रखा जाए, काजी शिकायत पढ़कर बादशाह को सुनाए। चापलूसों के चेहरे उतर गए, मगर भूखे लोगों के चेहरे खिल गए। कुछ महीनों में बाजार का भाव ठीक हुआ, बारिश आई, फसलें लहलहाईं, और शहर में फैल गया कि बादशाह बदल गया है। एक रात किसी ने सरगोशियां की कि गीदड़ सिंहासन छीन लेगा। बादशाह ने उसे पकड़ने का हुक्म दिया। गीदड़ जंजीर में बंधकर दरबार में लाया गया। लोग हंसे, जंगल का जानवर। गीदड़ चुप रहा। बादशाह ने कहा, तू मेरे मामलों में हस्तक्षेप किया, सज्जा के लायक है। गीदड़ बोला, हस्तक्षेप? मैंने आईना पकड़ा। सज्जा मुझे देंगे तो सच नहीं मरेगा, सिर्फ आईना टूटेगा। काजी और मंत्री ने कहा कि उसने नुकसान नहीं किया, बल्कि प्रजा को फायदा हुआ। बादशाह ने जंजीर खोलने का आदेश दिया और कहा, तू मेरा जंगल का नहीं, मेरी अंतरात्मा का जानवर है। गीदड़ बोला, अंतरात्मा का जानवर जंगल में ही अच्छा लगता है। मुझे आजाद रखो, ताकि अगर आप भटके तो रास्ता दिखा सकूं। उसने जंगल की ओर चल दिया। पलट कर देखा, महल ऊंचा था, लेकिन बादशाह के फैसले उससे भी ऊंचे।
और इस तरह सीख मिली कि ताकत का घमंड आदमी को अंधा करता है, मगर सच की हल्की आवाज भी जगा सकती है। शर्त यह है कि वादा निभाए और सलाह देने वाले को दुश्मन न समझे। कभी कभी जंगल का एक मामूली गीदड़ भी दिखा देता है कि प्रजा की भूख सिंहासन की सबसे बड़ी दुश्मन है और न्याय राज्य की सबसे बड़ी रक्षक। कुछ समय यूं ही बीता कि शहर में शांति की चादर फैल गई। बाजार में तौल पूरा होने लगा और दरबार में चापलूसी की जगह अर्जियों ने लेना शुरू किया। मगर सत्ता की परीक्षाएं भी अजीब होती हैं। वे कभी बाहर से हमला बनकर नहीं आती, बल्कि अंदर ही अंदर ईर्ष्या और भय की शक्ल में उगती हैं। बादशाह ने अर्जी बॉक्स और खुली कचहरी के कारण यह तो जान लिया था कि प्रजा का दिल नरम होता है, मगर उनका पेट खाली हो तो जबान तेज हो जाती है। इसीलिए उसने राशन के गोदाम सही किए, नहरें साफ करवाईं और काजी को अधिकार दिया। फिर भी खजांची और कुछ अमीर सरदारों के सीने में आग जलती रही कि एक गीदड़ की बातों ने हमें अपमानित कर दिया। उन्होंने चुप शहर के किनारे डाकुओं को पैसा देकर छोटी छोटी वारदातें बढ़वा दी। फिर दरबार में आकर शोर मचाया कि हुजूर, जब से आपने नरमी दिखाई है, राज्य कमजोर हो गया है। अब कठोरता कीजिए, पुरानी हैबिट वापस लाएं। बादशाह का दिल फिर डर से कांप उठा, क्योंकि इंसान जब डरता है तो बुद्धि की बजाय याददाश्त पर काम लेता है, और बादशाह को अपनी पुरानी आदत आसान लगी। उसने एक रात हुक्म दिया कि शहर में गश्त कड़ा कर दो, पूछताछ बढ़ा दो और जिस पर शक हो उसे कैद कर दो। सुबह को बेगुनाह लोग पकड़े गए, महिलाओं के आंसू बहने लगे, और वही हुआ जिसका गीदड़ ने डराया था। सच बोलने वाले फिर दबकने लगे। उसी दिन बादशाह शिकारगाह की ओर गया तो जंगल के किनारे एक आहट सुनी, जैसे कोई हंसता भी हो और रोता भी। पास गया तो देखा भूरा गीदड़ एक सूखे झरने के पास बैठा है। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक, मगर चेहरे पर उदासी। बादशाह ने कहा, ऐ जंगल के ज्ञानी, मैंने तुम्हारी बातों पर अमल किया था, फिर भी फितना क्यों बढ़ रहा है? गीदड़ ने कहा, फितना नहीं बढ़ा, आपकी नजर बदल गई है। आपने लोगों को न्याय दिया था तो वे अच्छाई दिखा रहे थे, अब आपने शक किया है तो वे भय दिखा रहे हैं। हुजूर, याद रखिए, प्रजा को दो चीजें बर्बाद करती हैं, भूख और बेइज्जती। भूख रोटी से भर जाती है, मगर बेइज्जती कानून की कठोरता से नहीं, कानून की बराबरी से खत्म होती है। बादशाह ने तड़प कर कहा, मगर डाकू बढ़ गए हैं। गीदड़ ने धीरे से कहा, डाकू जंगल में नहीं बनते, शहर में बनते हैं। जब अमीर कानून से ऊपर हो और गरीब कानून के नीचे कुचला जाए, तब अपराध रोजगार बन जाता है। आपने रातों रात शक की कैद बढ़ाई, मगर अपनी सभा में बैठे साजिशी सरदारों की नीयत न जांची। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो एक रात बादशाह नहीं, आम यात्री बनकर शहर की गलियों में निकलें। देखें लोग आपके कानून को रहमत कहते हैं या मुसीबत। बादशाह ने गीदड़ को देखा जैसे कोई शिष्य अपने गुरु की ओर देखता है। उसने सोचा कि मैंने तलवार की धार देखी है, आज भाषा की धार भी देखूंगा। और उसी रात अपने खास रक्षक के साथ सादा कपड़े पहनकर, चेहरा ढककर शहर की गलियों में निकल पड़ा। वहां उसने देखा कि एक मजदूर की पत्नी रोटी मांग रही है और सिपाही उसे धकेल रहा है। एक बूढ़ा कह रहा है, अर्जी बॉक्स में शिकायत डाली थी, मगर आज मेरा बेटा शक में पकड़ा गया। और एक दुकानदार बड़बड़ा रहा है, तौल पूरा करें तो कर बढ़ जाता है, कम करें तो सज्जा। न्याय का रुख बदल गया है। बादशाह के कदम लड़खड़ा गए। उसे अपनी ही मुहर से निकला आदेश याद आया और लगा जैसे अपने ही हाथों से राज्य की नींव खोद रहा हूं। अगली सुबह दरबार लगा तो बादशाह ने सबसे पहले शक की गिरफ्तारी का आदेश वापस लिया और घोषणा की, अब कोई भी बिना गवाह और सबूत के कैद नहीं होगा। सैनिकों का काम सुरक्षा है, अपमान नहीं। फिर उसने काजी से कहा कि एक विशेष अदालत बनाई जाए जो भंडारियों की चोरी, रिश्वत और पुलिस की ज्यादतियों के मुकदमे सुने। सुनते ही सरदारों के चेहरे पीले पड़ गए, मगर बादशाह ने पहली बार उनकी पीली पड़ती शक्ल को शक्ति नहीं, बीमारी समझा। उसी शाम उसने अपने खजांची से हिसाब मांगा और जब गड़बड़ मिली तो उसे कज़ैद कर दिया। सरदारों ने शोर मचाया कि यह हमारी अपमान है। तो बादशाह ने कहा, अपमान तब होता है जब न्याय कमजोर हो। यहां न्याय मजबूत होगा तो सम्मान अपने आप सीधा हो जाएगा। भूरा गीदड़ जंगल में बैठा सुनता रहा। उसे खबर मिली कि बादशाह ने अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो पहली बार दिल से खुश हुआ, क्योंकि असली बदलाव तब साबित होता है जब फायदा छोड़कर सच्चाई पकड़ी जाए। मगर किस्सों में अंजाम हमेशा मोड़ मांगता है।
साजिशी सरदारों ने देखा कि अब बचने की राह नहीं तो बगावत की तैयारी की। सेना के कुछ हिस्से को खरीदा और रात के अंधेरे में महल पर चढ़े। शहर में अफरा तफरी मच गई और बादशाह के वफादार कम पड़ गए। उसी हलचल में भूरा गीदड़, जो दिखने में मामूली था, जंगल के दूसरे जानवरों के साथ आया, तलवार नहीं, सूचना लेकर। उसने महल के पीछे से जाकर मंत्री तक संदेश पहुंचाया कि बगावत करने वाले वास्तव में शहर के उत्तरी दरवाजे को कमजोर कर अंदर आ रहे हैं। उनके सरदार फलान बुर्ज के नीचे हैं। मंत्री ने तुरंत रणनीति बदली। वफादार दल वहां पहुंचे और बगावत दबा दी गई। सुबह हुई, बगावत नाकाम, सरदार गिरफ्तार और शहर के लोग भय से बाहर आए। बादशाह ने सिंहासन के पास खड़े होकर घोषणा की, आज अगर मैं इंतकाम लूंगा तो कल कोई मुझे न्याय के योग्य न समझेगा। इसलिए फैसला काजी करे, और सज्जा अपराध के अनुसार, परिवार के अनुसार नहीं। काजी ने मुकदमा सुना। साजिशी सरदारों को अपराध के अनुसार सजा हुई, मगर आम सैनिकों जो धोखे में आए थे को माफी और सुधार का अवसर मिला। इस तरह बादशाह ने दिखा दिया कि शक्ति का उद्देश्य डराना नहीं, संभालना है। अंत में एक दिन बादशाह जंगल की ओर गया, उसी झरने के पास जहां गीदड़ बैठता था। उसने कहा, ए भूरा गीदड़, तूने मुझे 2 बार भटकने से बचाया, अब क्या मांगता है? गीदड़ ने कहा, हुजूर, मैं कुछ नहीं मांगता, बस एक बात लिखवा दीजिए कि जो सच बोले वह दुश्मन नहीं, और यह भी कि कानून की तलवार सब पर समान चले। अगर आप यह लिख देंगे तो मैं भूखा रहूं तो मेरी नस्लें सजीव रहेंगी, क्योंकि जब इंसान न्याय सीख ले तो जंगल के जानवर भी शांति से सांस लेते हैं। बादशाह ने यह सुनकर शहर के दरवाजे पर एक शिलालेख लगवाया, न्याय वही दीपक है जिसकी रोशनी में बादशाह भी अपना रास्ता देखता है। और फिर ऐसा हुआ कि इस राज्य में न गीदड़ को पत्थर मारा गया, न सच बोलने वालों को कोड़े लगे, क्योंकि बादशाह ने समझ लिया कि सिंहासन की रक्षा दीवारों से नहीं, दिलों से होती। बगावत दब तो गई, मगर बादशाह के दिल में एक नई जंग शुरू हो गई। मैंने दुश्मन को हरा दिया, क्या मैंने अपने नफ्स को भी हरा दिया? क्योंकि उसे याद आया कि पहली लुग़्ज़श उसकी अपनी थी, जब उसने भय के तहत बेगुनाहों की पकड़ धकड़ शुरू की थी। उसने जाना कि शासन का असली इम्तिहान युद्ध के मैदान में नहीं, फैसले के समय आता है। इसी सोच में वह एक रात अकेला महल की छत पर निकला। नीचे शहर की रोशनियां थीं और दूर जंगल की स्याही, और इस स्याही में उसे भूरा गीदड़ याद आया, वही गीदड़ जिसने बार बार उसे आईना दिखाया। बादशाह ने मंत्री को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ दिनों के लिए सिंहासन से हट जाऊं, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बनाई हुई अदालत, मेरा कानून और मेरा सिस्टम खुद को साबित करे। अगर मेरा सिस्टम मेरे बिना गिर जाए तो समझो मैंने सुधार नहीं किया, केवल अपने नाम की शोभा दिखाई है। मंत्री घबराया, हुजूर, यह खतरनाक है, लोग कहेंगे बादशाह कमजोर हैं। बादशाह ने कहा, कमजोरी यह नहीं कि आदमी हट जाए, कमजोरी यह है कि आदमी अपने बिना किसी को चलने न दे। चनांचह घोषणा हुई कि बादशाह पूजा और चिंतन के लिए कुछ दिन जंगल के पास छोटे से मेहमान खाने में रहेंगे, और शहर के मामले काजी की निगरानी में शोराई सभा चलाएगी। यह खबर फैलते ही कुछ लोगों ने इसे शुभ माना और कुछ ने अवसर। पुराने साजिशी सरदारों के बच्चे और उनके कुछ समर्थक फिर सरगोशियां करने लगे कि अब फिर गड़बड़ हो सकती है। बादशाह सादा वस्त्र में जंगल के किनारे गया। वहां उसने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि जो लकड़हारा दिन भर मेहनत करता है, वह शाम को भी आधी रोटी पर गुजारता है, और जो गरीब दरवाजे पर बैठता है, वह बादशाह के नाम की भलाई मांगता है, लेकिन अपने बच्चों की भूख की बद्दुआ से डरता है। इसी समय शहर में नया फितना उठा। अनाज की नई फसल आई, लेकिन कुछ व्यापारियों ने गठजोड़ कर दाम बढ़ाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि बादशाह दूर है तो कोई पूछने वाला नहीं। मगर इस बार काजी ने तुरंत सभा बुलाई, गोदामों की तलाशी ली, हिसाब खंगाले और व्यापारियों पर भारी जुर्माना लगाया। लोगों ने हैरान होकर कहा, बादशाह तो यहां नहीं, फिर यह न्याय कैसे चल रहा है? यह खबर जब बादशाह तक पहुंची तो उसके दिल का बोझ हल्का हुआ। समझ गया कि अगर सिस्टम सही हो तो बादशाह का होना जरूरी नहीं, और अगर सिस्टम खराब हो तो बादशाह का होना भी पर्याप्त नहीं। उसी रात भूरा गीदड़ मेहमान खाने के पास आया। बादशाह बाहर निकला तो गीदड़ ने कहा, हुजूर, आपने अपने दिल की तख्ती पर एक अक्षर लिखा है। मैं आवश्यक नहीं, यह अक्षर बहुत कम बादशाह लिखते हैं, लेकिन याद रहे,
आपका न होना भी एक परीक्षा है। कहीं लोग आपकी नरमी का फायदा उठाकर फिर अत्याचार न करें। बादशाह ने कहा, मैंने इसीलिए खुद को परखने के लिए दूरी ली है। गीदड़ ने जवाब दिया, तो फिर एक आखिरी काम कीजिए। ऐसा घोषणा कीजिए जिससे आपके बाद भी सच जिंदा रहे, वरना लोग आपके जाते ही फिर पुराने रास्ते पर लौट जाएंगे। अगली सुबह बादशाह शहर आया, मगर सिंहासन पर बैठने के बजाय काजी के पास खड़ा हुआ, जैसे वह खुद भी प्रजा में से एक हो। दरबार में उसने एक मिशाक न्याय लिखवाया, जिसमें 3 बातें अंकित थीं। पहली, कोई कर या जुर्माना बिना वजह और लिखित आदेश के नहीं लगेगा। दूसरी, हर शिकायत पर फैसला समय की सीमा के भीतर होगा। और तीसरी, बादशाह भी कानून से ऊपर नहीं। यदि कभी बादशाह की ओर से अत्याचार की शिकायत आए, तो शोराई सभा उसकी सुनवाई करेगी। लोग स्तब्ध रह गए, चापलूसों की जुबान बंद और आम आदमी की आंख नम, कि पहली बार किसी ने शक्ति को अपने ऊपर बांधा था। फिर बादशाह ने घोषणा की कि हर साल एक दिन यूं में हिसाब होगा, जब मैं खुद आम लोगों के साथ लाइन में खड़ा होकर अपनी सरकार की शिकायत सुनूंगा। ये सुनते ही वे व्यापारी और अधिकारी कांप गए, जो कानून को अपनी मुट्ठी समझते थे।